हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान में हमने दूसरा लेसन शुरू किया था, अपने अंतिम वीडियो में जो था केंद्र सरकार, और सबसे पहले वाले वीडियो में हमने केंद्र सरकार के अंदर जो केंद्र सरकार को एक हम संसद नाम से जानते हैं, और संसद के अंग जो थे वो 3 बताए गए थे: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और हमने पिछले वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है, इसकी योग्यताएं क्या होती है, इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के जो है ये पूरा जो है मतलब संसद का निर्माण होता है। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियां, कि संसद जो है क्या कार्य करती है, इनके पास क्या क्या शक्तियां है। तो विशेष रूप से जो संसद के पास शक्तियां है वो है पहली विधायी संबंधी, मतलब कि कानून निर्माण संबंधी, दूसरी संविधान संशोधन की शक्ति, तीसरी है वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां और विविध शक्तियां। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले विधायी शक्तियां मतलब क्या होता है। तो विधायी का मतलब होता है कानून। कानून निर्माण की शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है, और वही विधायी शक्तियों में इंपॉर्टेंट काम करती है। कानून निर्माण, अब कानून निर्माण भी कहां कहां संसद कर सकती है, तो ये संघ सूची, संविधान के और संवर्ती सूची के अंदर कानून का निर्माण करती है। अब संघ सूची और संवर्ती सूची क्या होता है, इसको भी थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो सरकार जो होती है मुख्य रूप से वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है केंद्र से कार्य करने वाली केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य में कार्य करने वाली राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो होती है वो संघ नाम से जानी जाती है, और संघ सूची में ये कानून का निर्माण करती है। केंद्र सरकार किसमें काम करती है? संघ सूची के अंदर कानून का निर्माण करती है। और राज्य सरकार जो कानून बनाती है वो राज्य सूची में बनाती है। तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो संघ सूची में, राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वो राज्य सूची में। और केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर जिस सूची में कार्य करती है, जिस सूची में कानून बनाती है, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। तो कहने का मतलब संसद, केंद्र के पास क्या अधिकार है कि वो संघ सूची में भी कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में भी कानून बना सकती है, जबकि राज्य सरकार जो थी राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार इनके पास होता है। तो सबसे पहले विधायी शक्ति में क्या है कि ये संघ सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। फिर दूसरा है संविधान संशोधन की शक्ति, कि जैसे कि कहीं पर कहीं भी या कभी भी संविधान में संशोधन की अगर जरूरत पड़ जाए तो केंद्र सरकार जो होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर 2/3 या साधारण बहुमत के आधार पर कानून या संविधान में संशोधन का कार्य कर सकती है। किसके आधार पर? या तो 2/3 बहुमत, और कुछ मामलों में साधारण बहुमत के आधार पर भी ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कर सकती है। कौन? संसद, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति इनके पास मौजूद होती है। तीसरी जो शक्ति है उनके पास वो है वित्तीय शक्तियां। वित्त का मतलब होता है धन दौलत से, मतलब कि पूरे राज्य की आय का लेखा जोखा, किसका? आय और व्यय का। पूरे राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य का मतलब पूरा देश, ठीक है। और वहां पर जितनी आय होती है उसके अनुसार बजट निर्माण का कार्य करती है। सालाना बजट क्या पास होगा, किस क्षेत्र में कितना जो पैसा है वो हमें खर्च करना है, वो सारा का सारा जो काम जो है वो संसद के द्वारा वित्तीय शक्तियों के अंदर किया जाता है, बजट का निर्माण किया जाता है। फिर अगली है प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासन संबंधी जो भी संघीय कार्यपालिका है, मतलब संघ में काम करने वाली जो कार्यपालिका है, ये पूरी की पूरी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसद का मतलब एक तरीके से लोकसभा ही हो गया, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं, उनको पास अधिकार ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसद के प्रसाद पर्यंत तक ही संघीय कार्यपालिका कार्य करती है। जब तक संसद की इच्छा है तब तक वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्य करता रहेगा, और उसके प्रसाद पर्यंत की ही ये कार्य करती है। तो प्रशासनिक शक्तियों में संसद के पास पूरी संघीय कार्यपालिका को हटाने और नियुक्त करने की ताकत होती है, उनके पास शक्ति प्राप्त होती है। फिर आगे 5वीं शक्ति जो है वो निर्वाचन संबंधी शक्ति है, मतलब चुनाव में भाग लेना। अब संसद जो थी किसके चुनाव में भाग लेती है?
तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद जो होती है वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो करवाती है, राष्ट्रपति को चुनती है। और संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव है अनुच्छेद 54 के अनुसार, और उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के अनुसार किया जाता है। फिर आगे है विविध शक्तियां, इसके पास और भी कुछ शक्तियां है, जिसमें पहली है महाभियोग लगाना। महाभियोग का मतलब होता है संसद जो है महाभियोग लगाकर जो वो मतलब कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से मुक्त करवा सकती है। तो महाभियोग किसके ऊपर लगा सकती है? एक तो राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, उच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को के ऊपर महाभियोग लगाकर उनको पद से मुक्त करवाने का कार्य भी संसद कर सकती है। महाभियोग की शक्ति उसके पास मौजूद होती है। एक होती है राष्ट्रपति शासन, कि राष्ट्रपति शासन शुरुआत में तो 6 माह लगाया जाता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। और फिर आगे इसको 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिला के राष्ट्रपति शासन जो है वो 12 माह का हो सकता है। और ये ताकत भी, राष्ट्रपति शासन की ताकत भी किसके पास मौजूद होती है? संसद के पास। तो कुल मिला के संसद की शक्तियों में हमारे पास यही है कि पहली कानून निर्माण संबंधी शक्ति, जो कि संघ सूची और समवर्ती सूची में संसद कानून बनाती है। संविधान संशोधन की शक्ति, जो साधारण बहुमत या 2/3 बहुमत से किसी भी संविधान में संशोधन करने का कार्य कर सकती है। वित्तीय शक्तियों में वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, बजट का निर्माण करती है। प्रशासनिक शक्तियों में पूर्ण जो कार्यपालिका जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद के प्रसाद पर्यंत तक ही वो कार्य करती है। निर्वाचन संबंधी में ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति का मतलब अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 66 का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। और विभिन्न शक्तियों में इसके पास महाभियोग की शक्ति मौजूद है, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उनको पद से मुक्त करवा सकती है। और राष्ट्रपति शासन की भी इसके पास शक्ति होती है, जो 6 माह के शुरुआत में 6 माह के लिए लगेगा और चाहे तो फिर आगे 6 माह के लिए और इसको बढ़ा सकती है। तो ये है संसद की मुख्य शक्तियां। तो बच्चों, लोग संसद की जो शक्तियों के बाद में हम लोकसभा व राज्यसभा की जो शक्तियां हैं उनको हम अलग अलग तरीके से या अलग अलग करके उनको तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं हम लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। तो पहली है विधायी शक्ति, कानून निर्माण संबंधी। देखो, संविधान के अनुसार संसद संघीय सूची और समवर्ती सूची, अपशिष्ट विषयों व कुछ परिस्थिति में राज्य सूची पर कानून बना सकती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो केंद्र सरकार जो होती है या संसद जो होती है वो संघ सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार रखती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि राज्य सूची के अंदर भी कानून निर्माण का जो अधिकार है वो किसके पास आ जाता है? लोकसभा, कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर। तो ध्यान रखना है कि लोकसभा जो है वैसे विशेष रूप से तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये राज्यसभा या राज्य सूची में भी कानून बनाने का जो है अधिकार रखती है। फिर साधारण विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक संबंधी किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। हाँ, बात जो है साधारण विधेयक और संविधान संशोधन के जो विधेयक है ये लोकसभा या राज्यसभा, संसद के दोनों में से किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। वहां से पास होने के बाद वो अगले सदन में चला जाएगा। दोनों ही सदन की आपसी सामंजस्य के साथ इसको पारित किया जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं हम वित्तीय शक्ति, धन संबंधी। तो अनुच्छेद 109 क्या कहता है कि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है। धन विधेयक का समझना कि जो भी धन से संबंधित विधेयक है वो लोकसभा में ही पारित होगा। राज्यसभा क्या कर सकती है? अगर लोकसभा में पारित होने के बाद में धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। कितने दिनों तक? अधिकतम 14 दिन। और 14 दिन तक अगर वो अपने पास रोकती है और उसके बाद उसको लोकसभा में स्वतः ही ऑटोमेटिक ही पारित माना जाएगा। और दूसरी चीज है, जो राज्यसभा जो है सुझाव दे सकती है, कि सुझाव जो है उस विधेयक से संबंधित दे सकती है, लेकिन उनको मानना या न मानना लोकसभा के हाथों में है। तो वापिस समझना, धन विधेयक
लोकसभा के पास होता है। यह विधेयक राज्यसभा अपने पास अधिकतम 14 दिन तक रख सकती है, उसके बाद स्वतः पारित माना जाएगा। तो 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। और सुझाव दे सकती है, लेकिन सुझाव भी मानना या न मानना लोकसभा के हाथ की बात है। तो दो चीजें थी, एक थी विधायी शक्ति और एक वित्तीय शक्ति। ये दोनों ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आगे और देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के अंदर कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। सबसे पहले कार्यपालिका, जिसको हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं, वह लोकसभा के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। मतलब जब तक लोकसभा के सदस्य की इच्छा हो, जब तक लोकसभा के सदस्यों को उनका विश्वास मत प्राप्त हो, तब तक वो अपने पद पर रहेगा। बाकी उनको हटाया भी जा सकता है। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। किसको? कार्यपालिका के सदस्यों को। लेकिन राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल से, मतलब कार्यपालिका से, प्रश्न पूछ सकते हैं या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से हटा नहीं सकते। महत्वपूर्ण चीज कि वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। किसके विरुद्ध? कार्यपालिका के विरुद्ध। तो कहने मतलब कार्यपालिका को या मंत्रिमंडल को हटाने का जो अधिकार प्राप्त है वो लोकसभा के पास है। जबकि राज्यसभा के सदस्य केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनको अविश्वास मत के आधार पर हटा नहीं सकते। जबकि लोकसभा के जो है वो उन सदस्यों को हटाने की योग्यता रखती है। फिर आगे देखते हैं संविधान संशोधन की शक्ति। तो दोनों सदनों के पास यह शक्ति है। संविधान संशोधन के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को बराबर अधिकार संविधान में संशोधन के प्राप्त है। निर्वाचन मंडल के रूप में ये निर्वाचन किसका करेंगे? तो अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन? लोकसभा के सदस्य भी लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भी लेंगे, और राज्य विधानसभा जो होती है उनके निर्वाचित सदस्य तीनों ही मिलकर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने की शक्ति राज्यसभा के पास भी है, लोकसभा के पास भी है। संविधान में संशोधन की शक्ति भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास है। लेकिन कार्यपालिका पर नियंत्रण या उसको हटाने की शक्ति जो है केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा केवल प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन उनको अविश्वास मत से हटा नहीं सकते, बल्कि लोकसभा जो है कार्यपालिका के सदस्यों को या मंत्रिमंडल को हटाने की योग्यता रखते हैं। तो कहने का मतलब यह था कि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो राज्यसभा केवल कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है, बाकी संविधान संशोधन और निर्वाचन मंडल के रूप में भी यह कार्य करती है। तो दोस्तों अब आगे हम लोकसभा व राज्यसभा के कार्य व शक्तियां जो पढ़ रहे थे, इसमें हम बात करते हैं विशेष राज्यसभा की शक्तियों के बारे में कि लोकसभा के अलावा राज्यसभा के पास और कौन सी विशेष शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं होकर राज्यसभा को प्राप्त है। तो देखते हैं विविध शक्तियों के अंदर पहला है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। राज्यसभा अगर चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर पद से हटा सकती है। यह प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में पास होकर लोकसभा में जाता है, और उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो सर्वप्रथम राज्यसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पास होगा, और राज्यसभा के बाद में फिर वो लोकसभा में पास होने के लिए जाएगा। तो पहली जो विशेष शक्ति वो क्या है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। फिर दूसरा देखते हैं विशेष अधिकार। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी राज्यसभा के पास ही है। पहला है अनुच्छेद 249 के अनुसार। कौन सा? 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो शुरुआत में पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था, दो चीजें देखी थी कि मैंने बताया था कि एक तो होता है केंद्र, दूसरी होती है राज्य। केंद्र को अधिकार है किस पर? संघ सूची पर विषय बनाने का, कानून बनाने का, और राज्य को पास है राज्य सूची में कानून बनाने का, और दोनों को जो प्राप्त है वो है समवर्ती सूची में। अब देखो राज्यसभा क्या कर सकती है कि राज्यसभा जो है, क्योंकि राज्य को जो है अधिकार है राज्य सूची में कानून बनाने का, तो राज्यसभा जो होती है वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने से क्या हो जाएगा? इस पर कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास आ जाएगा? केंद्र के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। मतलब फिर उस राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। फिर दूसरा है अनुच्छेद 312 के अनुसार, 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। नई जो भी अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है उनको स्थापित करने का अधिकार किसके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास। तो ये जो अधिकार थे ये लोकसभा को छोड़कर राज्यसभा के पास विशेष अधिकार है, जिसमें पहला है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले बिल कहां पास होगा? राज्यसभा में, फिर वो लोकसभा में जाएगा। फिर विशेष अधिकार में अनुच्छेद 249 के अनुसार कोई भी राज्य सूची का अगर कोई विषय उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है ताकि उस पर कानून केंद्र बना सके। और 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है उनको भी केंद्र सरकार को देने का अधिकार राज्यसभा के पास है। तो ये थे लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार और उनकी शक्तियां, जिनका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। और अब हम ये जो आपका संसद जो टॉपिक था उसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ लिया है। कल से जो नई क्लास होगी उसमें हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति का के बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति ही हमारे संसद का महत्वपूर्ण एक अंग है, 3 अंगों में से एक अंग है राष्ट्रपति। तो वो हम कार्यपालिका में पढ़ने वाले हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा की कक्षा जो थी ये समाप्त हुई और मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको वास्तव में पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।